बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में स्वतंत्रता वाला टॉपिक जो है हमारा चल रहा था, स्वतंत्रता और समानता, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, वो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम जो है टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं 4.2 स्वतंत्रता के विविध प्रकार या विविध रूप, वेरियस काइंड ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता के अनेक प्रकार कैसे हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न आए कि स्वतंत्रता के विविध प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये जो आपको प्रकार दिए गए हैं उन प्रकारों को आप टॉपिक में लिखेंगे। ऊपर तो लिखिएगा हेडिंग में कि स्वतंत्रता के विविध प्रकार। पहला कौन सा है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसका रूप देना है तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता का 1 नंबर आ जाएगा। दूसरा फिर जो है दूसरी स्वतंत्रता 3, 4 ऐसे करके अपने को देना है। जैसे पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, ऐसे 8 प्रकार जो दिए गए हैं, 8 प्रकार, उनको आपको लिखना है। देखिएगा, पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है। मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है। जबकि ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से अपने को प्राप्त होता है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका स्थानांतरण नहीं कर सकता। ये स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। देखिएगा, अभिप्राय क्या है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी का मतलब प्रकृति से प्राप्त हमें स्वतंत्रता। जैसे नदी जो है स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है, वो सभी के लिए स्वतंत्र रूप से चल देती है। उसके धारा को, उसके प्रवाह को वो निश्चित अपने हिसाब से वो लेकर के चलती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति द्वारा जो मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर निहित करती है। उसका स्थानांतरण वो नहीं कर सकता है कि मेरी प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता को मैं किसी और को दे दूं, ऐसा वो नहीं कर सकता है। और दूसरा, जैसे रूसो ये कहता है, रूसो ने क्या कहा है इस संबंध में? रूसो जैसा विद्वान कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। जन्म स्वतंत्र लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र ही होता है, उसके कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जो ही वो सामाजिक सरोकार हो जाता है, सामाजिक प्रवेश करता है, तो कहीं ना कहीं वह अनेक बंधनों में जकड़ने लगता है और सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा रहता है। और इसी को कहा, ये जो लोग थे जिन्होंने ऐसे विचार दिए उन्हें समझौतावादी कहे। और समझौतावादी जो विचारक थे वो भी स्वतंत्रता के विचारक रहे हैं। उसके बाद आता है पर्सनल स्वतंत्रता। पर्सनल स्वतंत्रता का मतलब मेरी आज़ादी, मेरी स्वतंत्रता, मेरी लिबर्टी, मैं क्या करूं, कैसे खाऊं, कैसे पहनूं, मेरे विचार, मेरी अभिव्यक्ति, मेरे मूल्य वो मेरे खुद के, मेरा खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म, ये मेरे व्यक्तिगत इंडिविजुअल है। मैं चाहे जैसे करूं, लेकिन खड़े होकर के किसी को गाली गलौज नहीं कर सकता। शांति भंग 151 धारा 151 के तहत गिरफ्तार हो सकता है। तो इतनी भी लिबर्टी नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। तो अभिप्राय यह है कि देश लिबर्टी के रूप में आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो कहां तक होती है? देखिएगा, मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्र होना चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। उन्हें अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति और मूल्य के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज में पड़ना प्रारंभ हो जाता है, इस पर नियंत्रण अपेक्षित है। क्या कहा कि जीने की स्वतंत्रता, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनुष्य की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव होता है, या उससे कोई संबंधित चीज है जिससे कि समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि पूर्ण वस्त्र पहन करके समाज जो है गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन समाज में यदि वस्त्रों का पतन होने लगा, महिलाएं जो है
कम वस्त्र पहन करके सामाजिक कार्यों में आने लगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज की नैतिकताएं नष्ट हो रही है, समाज के आदर्श नष्ट हो रहे हैं। या जैसे मान लीजिए पुरुष जो है वैश्य करके शराब पी करके यदि किसी सामाजिक कार्यों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं समाज को लगता है कि ये समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उसे नियंत्रण कर सकता है, वो उसे रोक सकता है, इसके लिए अपेक्षित है। अगली आती है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी का मतलब क्या है? सिविल लिबर्टी का मतलब है नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता। एक देश जो नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, जैसे मान लीजिए कि एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है को नागरिक स्वतंत्रता का कहा जाता है। हमारे देश में ये स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है। गेटिल ने क्या कहा? गेटिल के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा ये परिभाषाएं, गेटिल कहता है कि स्वतंत्रता उन अधिकारों को या विशेष अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों या जिस उस देश के नागरिकों को प्राप्त होते उन अधिकारों को कहते हैं जिनसे कि राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है। बहुत से अधिकार हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है, ये हमारे नागरिकों को प्राप्त है। और इसके अलावा शस्त्र विहीन सम्मेलन करना, सभाएं करना, ये भी हमारे नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार हमारा है वो अधिकार नहीं है। संपत्ति आपको जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उसका भी लिमिटेड जो है आपको रखना पड़ता है, बाकी का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आगे आता है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। बात करते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी की, तो राज्य के कार्यों में राजनीतिक व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार, गिलक्राइस्ट से लोकतंत्र का दूसरा नाम बताते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र का दूसरा नाम है। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। कि प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकता है, मतदान कर सकता है और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का भी वो अधिकारी होगा। आगे आता है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब होता है कि व्यक्ति जो होता है अपने आर्थिक स्तर को सुदृढ़ कर सकता है, कि उसका आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। वह आर्थिक सुरक्षा भी है, इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने के प्रयास भी शामिल है, जिसमें शोषण का दायरा न्यूनतम हो, व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो, सभी आर्थिक उन्नति के समान अवसर उन्हें प्राप्त हो, जिससे स्वयं का या परिवार का जीवन निर्वाह करने की आर्थिक सुरक्षा उसके पास होनी चाहिए, या ताकि वो आर्थिक उन्नति के उसको समान अवसर प्राप्त हो जाए। व्यवसाय चुनने का अधिकार, मैं कोई सा भी व्यवसाय चुन सकता हूँ, उसमें कोई जातिगत बाध्यताएं नहीं होनी चाहिए कि इस जाति का व्यक्ति है ये व्यापार ही चुने, दूसरा व्यापार नहीं चुने। तो रोजगार की स्वतंत्रता, या यूं कहूं कि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, ये इतना अधिकार उसको प्राप्त होता है। अगला जो टॉपिक आता है वो होता है, छठा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी का मतलब इसका संबंध अंतःकरण से, मेरे मन में जो है जिस धर्म के प्रति समर्पित है, या मेरे मन में जैसा लगता है कि मुझे जो है हिंदू धर्म बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में रहने से मेरे को पीस या शांति को प्राप्ति होती है, तो मैं उस धर्म को अंतःकरण से ही अपना सकता हूँ। ये व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने और आस्था व आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके और संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आजादी, धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति स्वतंत्रता में नहीं है। ध्यान रखिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी धर्म में जो है उसको मान सकते हैं, उसमें आस्था रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना आचरण कर सकते हैं, या यूं कहें कि उस धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके और संस्थाओं जो हैं, धर्म के प्रचार के लिए जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण आप कर सकते हैं, उन धर्म के प्रचार की आज़ादी आपको मिलेगी। जैसे बंगाल की एक नुसरत जहां नाम की अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है और वो आज काली पूजा करती है, दुर्गा पूजा करती है, हिंदू धर्म की आचरण को अपनाती है, उसमें आस्था रखती है। उसके साथ
जीवन जीती है, तो कहीं ना कहीं नुसरत जहां को धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ये उनको आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर उनको आज़ादी है, उनका कोई बलात् धर्म जो है परिवर्तन उन्होंने नहीं करवाया है। आजकल जो धर्मों में चल रहा है वो है बलात् धर्म परिवर्तन कराना, बल से धर्म परिवर्तन करवाना, लव जिहाद के अनेक मामले जो हैं वो आजकल चल रहे हैं। दूसरा कि आप धर्म के प्रचार की आज़ादी आपको है, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो है आप आतंकवाद फैलाने के लिए या कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए कर रहे हैं। बहुत से जो है संगठन बना करके आतंकवादी जो है आतंकवाद फैलाते हैं या कहीं न कहीं कानूनी व्यवस्था को भंग करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो स्वतंत्रता उनको नहीं होगी, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। सातवां आता है मॉरल लिबर्टी, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब है सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान दृष्टिकोण से देखना, सबको समान विचारधारा से देखना। सामाजिक स्वतंत्रता, हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। समता का अधिकार क्या है? वो इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष क्षमता और समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, यही सामाजिक स्वतंत्रता है कि कानून के समक्ष समानता हो और कानूनी संरक्षण जो है समान रूप से प्राप्त होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। अगला आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी का मतलब क्या है कि राष्ट्र के प्रति स्वतंत्रता, राष्ट्र जो है आपको स्वतंत्रता का प्रदान करेगा। जैसे देखिएगा कि कोई राष्ट्र जब संप्रभु बन जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक होता है, अर्थात वह अन्य देशों के आदेश के पालना से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद जो होता है वो इसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों है? क्योंकि उपनिवेशवाद में क्या होता है कि वो देश उसी को फॉलो करता है जिसका वो उपनिवेश होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएं गौण है। तो मेन जो थीम है, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि और हो या न हो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होना आवश्यक है। जैसे जब तक भारत देश गुलाम था तब तक वहाँ की सारी स्वतंत्रताएं नष्ट थी। जब भारत का देश आज़ाद हुआ, उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली, उपनिवेशवाद से जब आज़ादी मिली, तब जाकर के इन सब स्वतंत्रताओं का कहीं न कहीं मौलिक जो है इनका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। अगला आता है संवैधानिक स्वतंत्रता। और संवैधानिक स्वतंत्रता में क्या होता है देखिएगा कि ऐसे नागरिक या नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान जो है ऐसे नागरिकों को प्रदान करता है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं की रक्षा की गारंटी देता है जिससे कि शासन में इसमें कटौती नहीं कर सकते। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो 32 जो है वो नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार अनुच्छेद 32 है वो इसी की वास्तविकता, इसी का वर्णन करता है। आगे आता है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें। मानवीय स्वतंत्रता के अनुरक्षण के लिए हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में व्याप्त हैं, आवश्यक है। उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जैसे व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। दूसरा, नागरिक जो है वो निडर और साहसी हो। समाज में लोकतांत्रिक भावनाएं जो हैं वो उनका विकास हो, वो पनपे, या यूँ कहें तो स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। और पांचवा है शातिर नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो। छठा है आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज, पक्षपात विहीन विधि का शासन, प्रेस की स्वतंत्रता, समाज शांति व सुरक्षा का वातावरण, निष्पक्ष जनमत, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधानवाद। तो आप देखिएगा कहीं न कहीं प्रश्न जो है आपका आता है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो ये लगभग 12 शर्तें हैं। ये 12 शर्तें जो है वो होनी आवश्यक हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं। अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। स्वतंत्रता के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी? कि एक तो व्यक्तियों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव है। दूसरा, लोग शिक्षित नहीं है, अशिक्षा है। तीसरा, गरीबी और संसाधनों का अभाव है। चौथा, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप कर देती है, ये भी समस्या आ रही है। संविधान व कानून के प्रति सम्मान का अभाव है। छठा, अराजकता का वातावरण है। सातवां, कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। आठवां है राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवाद। ये जो विषय है इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं
स्वतंत्रता के मार्ग में ये बाधाएं आती है। अगली कक्षा में पढ़ेंगे इक्वलिटी, समानता क्या है और समानता के प्रकार। धन्यवाद।